हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का टीम निष्ठा पर। मैं हूं दीपेंद्र प्रताप सिंह। स्वागत करता हूं आपसे बच्चों का आज के सेशन में, जहां पर हम कर रहे हैं IBACIO के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज। और आज हम करेंगे 18 जनवरी 2024 में शिफ्ट 3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? तो फटाफट शुरुआत करते हैं, देखेंगे कि लेवल क्या रहा और सवालों को सॉल्व किस तरीके से करना है। सबसे पहले IBACIO 2025 का आपके लिए क्रैश कोर्स आ गया, जिसकी आप बहुत डिमांड कर रहे थे। इस क्रैश कोर्स में हम वो चैप्टर आपको कराने वाले हैं जहां से आपका मैक्सिमम वेटेज आता है पेपर में। ठीक है ना? इसमें आपको जनरल स्टडीज, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, सभी सब्जेक्ट के सारे टॉपिक कवर किए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि इसमें हम कम पढ़ाएंगे, इसमें सारा पढ़ाया जाएगा, लेकिन उन टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करेंगे जहां से मैक्सिमम एग्जामिनर पूछता है। और ये हमने कैसे डिसाइड किया? ये हमने प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करके पता किया। ठीक है ना? यूट्यूब सेशंस की PDF आपको इसमें मिल जाएंगी। नोट्स जो भी क्लास में पढ़ाए जाएंगे उनके PDF भी आपको मिल जाएगी। और यहाँ पर लाइव डाउट सेशंस भी आपको मिल जाएंगे। इस बैच का नाम है चाणक्य। ये बैच आप टीम निष्ठा के एप्लीकेशन पर जाकर परचेज कर सकते हो, या www.teamnistha.com इस वेबसाइट पर जाकर के भी आप परचेज कर सकते हो। दूसरी बात, अगर आप NCERT पढ़ते हैं और NCERT से क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये आइडिया नहीं होता है आपको, तो आप NCERTquiz.com पर जा सकते हैं। ये वेबसाइट का एड्रेस है www.ncrtquiz.com। इस पर आपको जितनी भी NCERT आपकी है, जैसे हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी क्लास 6 से लेकर 12 तक, साइंस की क्लास 6 से लेकर 10 तक, पॉलिटी 9 से लेकर 12 तक, इकोनॉमी एंड आर्ट एंड कल्चर क्लास 11 12, इन सभी क्लासेस के NCERT से क्विज बना करके आपको प्रैक्टिस करवाई जाएंगी, जिससे आपका जो फाउंडेशन है GS का वो और अच्छा हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप CDS, CAPF, FCAT और अन्य किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, तो NCERTquiz.com पर आप ये मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए फ्री डेमो टेस्ट अवेलेबल है, जाकर के उनको अवेल कीजिए। ठीक है ना? अगर आप CDS, CAPF दोनों एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, 2026 के लिए टारगेट किया हुआ है, तो आप लक्ष्य बैच को परचेज कर सकते हैं, जहां पर आपका कंप्लीट GS, इंग्लिश, मैथ्स एंड रीजनिंग आपको मिल रहा है। पेपर 2 के सेशंस आपको मिल जाएंगे, CAPF पेपर 2, मॉक टेस्ट, रिवीजन क्लासेस, शॉर्ट नोट्स, कंप्यूटर क्लासेस, नोट्स, चैप्टर वाइज टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लाइव डाउट सेशंस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है ना? तो बैचेस परचेज करना हो तो आप जाइए टीम निष्ठा के एप्लीकेशन पर, या फिर www.teamnistha.com पर। और अगर आपको NCERT क्विज चाहिए तो आप जाइए NCERTquiz.com पर। ठीक है ना? हम कर रहे हैं IBACIO 2024 के 18 जनवरी में शिफ्ट 3 में पूछे गए क्वेश्चंस। ठीक है ना? आइए फटाफट शुरुआत करते हैं। पहला सवाल नंबर सिस्टम का, डिविजिबिलिटी रूल। इफ अ 9 डिजिट नंबर 9834x97y4 is divisible by 88, then what is the maximum possible value of 3x plus 2y? तो 9834x97y4 ये नंबर हमारा 88 से डिविजिबल है। अब 88 देखो बहुत बड़ा नंबर होता है और ये एक कंपोजिट नंबर है, तो 88 का डिविजिबल टूल क्या है हम नहीं जानते, लेकिन हम जानते हैं कि अगर कोई नंबर 88 से डिविजिबल है तो वो नंबर 8 और 11 दोनों से डिविजिबल होगा। तो अगर कोई नंबर 8 और 11 दोनों से डिविजिबल हो गया तो वो 88 से भी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस नंबर का डिविजिबिलिटी चेक करेंगे 8 के साथ। ठीक है ना? तो 8 के साथ अगर हम डिविजिबिलिटी चेक करें तो 8 का डिविजिबल टूल क्या करता है कि भाई लास्ट के 3 डिजिट देख लो आप। तो लास्ट के 3 डिजिट हमारे पास क्या हो गया, 7y4। लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होने चाहिए। और 8 का एक और डिविजिबल रूल है जिसमें वो कहता है कि यूनिट टेंस 100, अगर 100th डिजिट हमारा एक ऑड नंबर है तो हम क्या करते हैं, लास्ट के 2 डिजिट में 4 ऐड करके चेक करते हैं जो रिजल्ट है क्या वो 8 से डिविजिबल है। अगर 4 जोड़ने पर ये जो नंबर आ रहा है ये 8 से डिविजिबल है, तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 8 से डिविजिबल। ठीक है ना? और अगर यहाँ पर यूनिट टेंस 100 अगर इवन नंबर होता है यहाँ पे, तो हम केवल लास्ट के 2 डिजिट देख रहे होते। इवन होगा तो 4 का और 8 का दोनों का डिविजिबिलिटी सेम हो जाता है। ऑड अगर होता है तो हम क्या करते हैं, लास्ट के जो 2 डिजिट हैं
उनमें 4 जोड़ करके चेक करते हैं, ठीक है ना। तो अब y क्या क्या हो सकता है, देखो y हमारा 0 हो सकता है, 0 4, इसमें 4 ऐड करेंगे कितना बनेगा 0 8, 0 8 हमारा 8 से डिविजल है। इसके बाद y 1 हो सकता है क्या, 1 रखेंगे तो 14 और 4 18, नहीं। 2 रखेंगे तो 24 4 28, नहीं। 3 रखेंगे 34 4 38, नहीं। 4 रखेंगे 44 और 4 48, अगर हम y को 4 रखते हैं तो बनेगा 44, 4 ऐड करेंगे 48, 48 हमारा 8 से कंप्लीटली डिविजिबल है, ठीक है ना। तो 0 पॉसिबल है, 4 पॉसिबल है। इसके बाद हमारे पास 5 रखेंगे, 54 प्लस 4 58, नहीं। 64 प्लस 4 68, नहीं होगा। 74 प्लस 4 78, 84 प्लस 4 88, यानी 8 भी हो सकता है। अगर हम y को 8 रखेंगे तो 84 प्लस 4 कितना 88, और ये 88 भी हमारा क्या है 8 से कंप्लीटली डिविजिबल है। इसके बाद 94 प्लस 4 98, नहीं। यानी कि y की केवल ये 3 वैल्यू ही पॉसिबल है। अब देखो वो हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3x प्लस 2y। तो y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिली है 8। तो हम क्या करेंगे, हम ये चेक कर लेंगे कि y बराबर जब 8 है तब x कितना है, ठीक है ना। तो ये नंबर हमारा हो जाएगा 9834 x 97, y की जगह रख देते हैं 84। अब ये नंबर हमें चेक करना है क्या ये नंबर 11 से डिविजल है। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है भाई, हम ऑल्टरनेट डिजिट्स को देखते हैं। तो 7 4 11, 11 प्लस एक्स, 11 और 3 14 और 9 23 है ना, 23 प्लस एक्स। और फिर यहां पर देखेंगे तो 8 4 12, 12 और 9 कितना हमारे पास 12 और 9 21, 21 और 8 कितना 29, ठीक है ना 29। तो इनका जो डिफरेंस है यानी 29 माइनस 23 प्लस एक्स, इनका डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या 11 या 11 का मल्टीपल। 0 हम बना सकते हैं कैसे, जब x हमारा यहां पर अगर 6 हो जाएगा, x जब 6 होगा तो 29 माइनस 29 0 बन जाएगा। यानी जब y 8 है तो x कितना आएगा हमारे पास 6 आएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 6, हमसे 3x प्लस 2y पूछा है, 2 इंटू 8, तो 3 छंग 18 और 8 दूनी 16, 18 16 कितना हो गया हमारे पास 34। तो हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो 34 आ रही है। एक नंबर इस सवाल का हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। हम 0 और 4 इसलिए चेक नहीं कर रहे हैं क्योंकि अगर हम y बराबर 0 रखेंगे ना तो केवल और केवल 3x बचेगा, है ना, तो वो वैल्यू छोटी आएगी। अगर हम y को 4 रखेंगे तो हमारे पास x कितना होगा, x हमारे पास अगर बड़ा भी होगा तब भी वैल्यू क्या आएगी छोटी आएगी, ठीक है ना। तो हमने सबसे बड़ी वैल्यू के लिए चेक किया और जो आंसर आया वो हमें ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 2 की तरफ। कह रहा है कि 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 8:3, इफ देयर सम इज 11 देन व्हाट इज द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द 2 नंबर्स। तो दो संख्याओं का रेशियो 8:3 था, इनका सम कितना है भाई, मेरे हिसाब से 11 है और सवाल भी 11 कह रहा है। यानी एक नंबर 8 हो गया, दूसरा नंबर 3 हो गया। तो इनका स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, एकदम ही हलवा सवाल। 64 प्लस 9 कितना आ गया 73, एकदम आसान सवाल हो गया, ठीक है ना। जो बच्चे नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लग रहा है, क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो लाइक भी करते जाना, ठीक है ना। 73 एकदम आसान सवाल। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। नीरज सेल्स साड़ी फॉर 3944 ईच, हर एक साड़ी बेचता है वो 3944 रुपए में। आफ्टर गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15% एंड 20%। तो नीरज 3944 रुपए की साड़ी 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद बेचता है, पहला 15 का दूसरा 20% का, ऑन इट्स मार्क प्राइस। इफ ही सेल्स अ साड़ी गिविंग नो डिस्काउंट, अगर वो कोई डिस्काउंट ना दे, देन ही अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 45%। तो जब 2 डिस्काउंट देता है 15 और 20% का तो बेचता है 3944 में। अगर कोई डिस्काउंट ना दे, कोई डिस्काउंट नहीं देने का मतलब है जो मार्क प्राइस है वही सेलिंग प्राइस है ना, तब उसका प्रॉफिट 45% हो जाएगा। इफ ही सेल्स अ साड़ी फॉर इतना देन हिज प्रॉफिट परसेंटेज। तो अगर वो किसी साड़ी को 4496 में बेचेगा तो उसका प्रॉफिट क्या है। सवाल में आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है, डिस्काउंट, तो सबसे पहले मार्क प्राइस निकालेंगे। जो मार्क प्राइस है उस पर अगर कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा तो वही सेलिंग प्राइस हो जाएगा।
अब सेलिंग प्राइस मिल गया हमें, जब 45% प्रॉफिट है तो सीपी मिल जाएगा, और सीपी मिल जाएगा फिर हम इसको 4496 में बेचेंगे तो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो मान लेते हैं मार्क प्राइस हमारा एक्स था, पहला डिस्काउंट कितना है 15%, कितना होता है भाई 3/20, 20 रुपए पे 3 का डिस्काउंट दिया, बेचा कितने में होगा 17/20 में, सक्सेसिव है। अगला 20% कितना होता है 1/5, तो बेचोगे कितने में 4/5 में, और 2 डिस्काउंट देने के बाद बेचा कितने में 3944 में। 4 से गया 5 बार, 4 पंचे 20, 17 से काटें अगर 17 दूनी 34, 5 चौवन 17 51, 17 दूनी 34 है ना। एक्स बराबर कितना आ जाएगा हमारा 25 इंटू 232। एक्स कितना हो गया अभी 25 दूनी 50, 25 थी 75 और 5 80, 25 दूनी 50 और 50 और 8 58, यानी हमारा जो मार्क प्राइस आ रहा है वो 5800 है ना। एक साड़ी का मार्क प्राइस हमारे पास 5800 है। अब सवाल कह रहा है कि अगर मैं मार्क प्राइस हमारा 5800 है और अगर मैं एक भी रुपए का डिस्काउंट ना दूं, यानी जो मार्क प्राइस है वही सेलिंग प्राइस हो जाए, तो हमें प्रॉफिट कितना होगा 45%। तो यहां से हमें सीपी मिल जाएगा, क्योंकि ये जो 5800 है ये सेलिंग प्राइस है, यानी 145% की वैल्यू कितनी है 5800। तो यहां से सीपी निकाल लेते हैं 100% है ना, कितना आ जाएगा 5800 अपॉन 145 इंटू 100। तो 29 से कट जाता है ये 5 बार, 29 से 29 दूनी 58, 200 बार कट गया, 5 चौको 20, यानी कि हमारा जो सीपी है वो कितना है 4000। सीपी 4000 है। अब बहुत ही आसान हो गया, आपने किसी साड़ी को खरीदा 4000 में और अगर आप उसको बेच रहे हो 4496 में, तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा 496 का। ये कितने परसेंट है भाई, तो 496 का प्रॉफिट है कितने पर 4000 पर। परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो 4 से 10 बार कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 नाम 36, यानी कि 12 4 चौक 16 है ना, 4 नाम 36 नहीं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, एक बचा 4 चौक 16। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 124 अपॉन 10, यानी कि 12.4% का मुझे प्रॉफिट होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4, 1/6 of a certain sum is lent at 36% rate of simple interest. 1/5 of the remaining sum is lent at 42% rate of interest. The remaining sum is lent at 18% rate of interest. If the simple interest received on the total sum for 3 years is 1725, then what is the sum? तो कोई सम है, उसके 1/6 पर, उसके 1/6 को हमने 36% पर उधार दिया, तो इतना परसेंट हो गया हमारा इंटरेस्ट है ना। 1/5 ऑफ द रिमेनिंग, तो 1/6, अगर आपका 1/6 किसी सम का आपने 36% पे दिया, तो रिमेनिंग कितना बचा भाई 5/6। रिमेनिंग का 1/5 आपने उधार दिया है कितने परसेंट पर 42% पर, तो रिमेनिंग का 1/5 1/6 ही हो गया। अब 1/6 एक बार उधार दे दिया, 1/6 एक बार और, यानी कि 1/3 हो गया। ये 1/3 आपने उधार दे दिया। अब कितना बचा रिमेनिंग, रिमेनिंग बचा 2/3। 2/3 को आपने कितने परसेंट पर 18% पर आपने उधार दिया है। तो ये हमारा टोटल एक साल का क्या हो गया एसआई हो गया। यहां पर 3 साल का एसआई दे रखा है, इसको एक साल का बना लेते हैं। एसआई तो हर एक साल का बराबर होता है, तो 1725 को 3 से भाग करें, क्यों कैलकुलेशन ज्यादा की जाए, यहां पर 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं करेंगे है ना। तो 3 5 15, 2 बचा, 3 7 21 और 3 5 15, यानी 575 रुपए हमारा कुल मिला करके एक साल में इंटरेस्ट आएगा। ये कितना हो गया देखो भाई 6, ये कितना हो गया 6 7 42, ये कितना हो गया 6 दूनी 12, ठीक है ना। तो 6 7 6 13 12 25, तो 25% किसके बराबर है 575 के बराबर है। प्रिंसिपल यानी 100%, 575 अपॉन 25 इंटू 100, तो 25 दूनी 50, 25 थी 75, तो हमारा प्रिंसिपल कितना है आपका 2300 रुपए। तो पहला आंसर इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, एकदम आसान सवाल था, कुछ भी नहीं था इस सवाल में। क्वेश्चन नंबर 5, 15% of A is equal to 20% of B.
इज इक्वल टू 25% ऑफ सी। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू इतना, ए इज डिक्रीज्ड बाय 58 1/3%, बी इंक्रीज्ड बाय 20%, सी डिक्रीज बाय 30%। ऐसा कुछ डेटा दिया है, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। द न्यू वैल्यू ऑफ सी इज 8% मोर देन द न्यू वैल्यू ऑफ ए, द न्यू वैल्यू ऑफ बी इज 10% लेस देन द इनिशियल वैल्यू ऑफ ए। ये दो स्टेटमेंट है। पूछ रहा है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, कौन से दोनों में से कौन से सही है ना, दोनों, पहला दूसरा। सबसे पहले रिलेशन बनाते हैं भाई। देखो 15% ए का, परसेंटेज लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि कट जाएगा, 20% बी का और 25% सी का, ये तीनों आपस में बराबर हैं। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। 5 3 15, 5 चौको 20, 5 पंचे 25, यानी कि 3a इज इक्वल टू 4b इज इक्वल टू 5c। तो यहां से a रेशियो b रेशियो c निकाल लूं। बिल्कुल, कैसे निकलेगा? जब a को निकालेंगे तो b और c के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पंचे 20। जब b की वैल्यू निकालेंगे तो a और c के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 15। जब c की वैल्यू निकालेंगे तो a और b के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 12। तो मेरे हिसाब से a 20, b 15, c 12, यानी टोटल कितना हो गया? 47। जबकि a प्लस बी प्लस सी कितना है? 5640। ठीक है ना? तो यहां से a की वैल्यू निकाल लेते हैं भाई, 5640 अपॉन 47। अब ये थोड़ा सा कैलकुलेट हो गया। कितने बार जाएगा? एक बार जाएगा ना। 47 से कम 47, कितना बचेगा हमारे पास? 94, 47 दूनी 94, 120 आ जाएगा। एक की वैल्यू 120 है, यानी a कितना हो गया हमारे पास? a हो गया 20 इंटू 120, 2400। ठीक है ना? b कितना हो गया हमारे पास? 120 इंटू 15, यानी 1800। ठीक है। c कितना हो गया? 120 इंटू 12, यानी कि 1440। तो अब हमारे पास इनिशियल जो वैल्यू है ए बी सी की, वो कितनी कितनी है? इनिशियल वैल्यू ए बी सी की हमारे पास आ चुकी हैं 2400, 1800 और 1440। थोड़ा सा कैलकुलेट सवाल है लेकिन करने लायक है। ठीक है ना? कह रहा है कि एज डिक्रीज्ड बाय इतना परसेंट, ये कितना होता है भाई? 58 1/3% कितना होता है? ये 24, 15 तो 17 और एक 175/3% होता है। ठीक है ना? तो ए इतना इंक्रीज हो गया, तो 2400 का 175/3 हटाओगे तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगे। ठीक है ना? ये कट जाएगा, 3 से जाएगा कितने बार? 3 अट्ठे 24, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 175 इंटू 8, 8 पंचे 40। ठीक है ना? 8 सत्ते 56, 56 4 60, 8 8 एकम 8, 8 6 14। ठीक है ना? 1400, 175/3, 2 जीरो जीरो का, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, कैरी 2, 3 15 2 17, 174 प्लस 1 175/3। ये ठीक है। 2400 का इतना कितना हो गया हमारे पास? 1400 हो गया ना, सॉरी डिक्रीज हो गया ना, ये 1400 डिक्रीज हो गया। ये कितना आ गया हमारे पास? 1400। तो अगर 1400 डिक्रीज हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 1000। तो ए की जो न्यू वैल्यू है वो कितनी आ गई हमारे पास? 1000। बी का क्या हुआ भाई? बी इज इंक्रीज बाय 20%, बी 20% आपका इंक्रीज हो गया। 1800 का 20% कितना हो जाएगा? 360, यानी ये कितना हो गया? 2160 हो गया। और सी का क्या हुआ? सी डिक्रीज बाय 30%, तो 30% कितना होता है हमारे पास? 1440 का 30% अगर डिक्रीज हो गया, यानी कि 70% बचा होगा। 30% 3/10 होता है, तो 70% 7/10 हो गया। एक जीरो से एक जीरो काट दो, 7 चौको 28। ठीक है ना? 28 और 2 30, और ये 7 3 10, यानी 1008। तो पुरानी वैल्यू मिल गई एबीसी की, नई वैल्यू मिल गई। ठीक है ना? पहला स्टेटमेंट, द न्यू वैल्यू ऑफ सी इज 8% मोर देन द न्यू वैल्यू ऑफ ए। तो सी की वैल्यू कितनी है? 8, 1008। ए की वैल्यू कितनी है? 1000। नहीं, ये 8% नहीं है, 0.8% है, गलती मत कर देना। ठीक है ना? देखो सी की वैल्यू 8 ज्यादा है, कितने से? 1000 से। परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, तो आप खुद देख लो, ये 0.8% है। इसमें बहुत सारे बच्चों ने गलत कर दिया होगा, क्योंकि उन्हें देखा होगा 1000 से 1008 हो गया 8%। नहीं, 1000 का 8% 80 होता है। ठीक है ना? तो पहला स्टेटमेंट गलत है, यानी कि कह रहा है कि विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, दोनों गलत। ठीक है ना? वन ओनली गलत।
अब दूसरा भी चेक करना पड़ेगा। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है द न्यू वैल्यू ऑफ बी इज 10% लेस देन द इनिशियल वैल्यू ऑफ ए। न्यू वैल्यू ऑफ बी इज 10% लेस देन द इनिशियल वैल्यू ऑफ ए। 2400 का 10% होता है 240, ठीक है ना। 240 घटाओगे 2160 बचेगा, यानी दूसरा स्टेटमेंट एकदम सही है कि जो बी की न्यू वैल्यू है वो ए की इनिशियल वैल्यू से 10% कम है। तो आंसर बनेगा इस सवाल का सेकंड ओनली, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6, जो क्वेश्चन नंबर 5 में टाइम लगा वो सारा यहां पर कवर हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम फॉर 8 मंथ्स एट द रेट ऑफ 8% पर एनम इज 480। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सम? सम यानी कि प्रिंसिपल। हम सभी जानते हैं जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पर एनम है, 1 साल, है ना। और ये 8 महीने का ब्याज है। तो 8 मंथ्स का ब्याज अगर 480 है तो पूरे साल यानी कि 12 महीने का ब्याज कितना हो जाएगा भाई? 480 बटे 8 इंटू 12, तो 4 दूनी 8, 4 दी 12, 24 दूनी 48, 24 दी 72, यानी कुल मिलाकर ब्याज कितना है? 720 है, ठीक है। तो 720 SI, अब चाहो तो फॉर्मूला लगा दो, P इंटू आर कितना 8, T कितना 1 साल बटे में 100, 8 नाम 72, 90 इंटू 100 यानी कि 9000। 9000 हमारा क्या आ गया? प्रिंसिपल आ गया 9000 इस सवाल का। अदरवाइज आप डायरेक्ट कर सकते थे कि भाई 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 1 साल का ब्याज, यानी 8% की वैल्यू कितनी है? 720, तो प्रिंसिपल 100%, सीधा आ जाता। फॉर्मूला लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सवाल बहुत लेंदी नहीं हो रहा है फॉर्मूले से भी, और ऐसे करेंगे परसेंटेज से तो भी आंसर आपका जल्दी आ जाएगा, ठीक है ना। 9000 क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? अब ये सवाल होते तो आसान है लेकिन थोड़े टाइम टेकिंग होते हैं ना। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि द सम ऑफ 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब डैश 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 10 टर्म्स लाइज बिटवीन 3020 एंड 3030। तो हम सभी जानते हैं कि जो 1 का क्यूब 2 का क्यूब से लेकर के n का क्यूब, ये सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर क्या होता है? n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो पहला क्या कह रहा है कि 1 से लेके 10 तक है ना, 10 इंटू 11 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, 2 से गया 5 बार, 55 का स्क्वायर कितना होता है? 3025। तो पहला स्टेटमेंट एकदम सही है कि इसकी जो वैल्यू है वो 2020 और 2030 के बीच में लाई कर रही है। पहला स्टेटमेंट सही है, पहला सही है, ठीक है ना। तो बी ओनली गलत हो जाएगा, बी ओनली गलत हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि पहला सही है। और अब हम सी चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। कह रहा है कि इफ एक्स इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1 क्यूब 3 क्यूब 5 क्यूब डैश डैश 10 टर्म्स देन इट बिकम्स अ स्क्वायर, द लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स इज 17। थोड़ा सा देखना पड़ेगा इसको, एक बार सी चेक कर लेते हैं। 11 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब प्लस डैश 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 20 का क्यूब इज इक्वल टू 41,075। तो ये कैसे निकालोगे? 1 से लेकर के 20 तक के क्यूब, ऐसा करेंगे हम लोग, है ना। इसमें से अगर 1 से लेकर के 10 तक के क्यूब क्या कर दिए जाएं? घटा दिए जाएं, तो ये मिल जाएगा। 1 से लेके 20 तक के क्यूब का सम क्या हो जाएगा? 20 इंटू 21 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और ये तो हमने अभी निकाला ही था 3025, ठीक है ना। 2 से गया 10 बार, 21 का स्क्वायर होता है 441, 10 का स्क्वायर 100, तो 44,100 आ जाएगा, माइनस 3025, तो ये हमारे पास 75 हो गया, ठीक है ना। ये 75 हो गया, इसके बाद ये 0 हो गया, ये 41 हो गया, ठीक है ना। 41 75, यानी कि स्टेटमेंट नंबर 3 भी सही है। तो हमें दूसरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है, पता क्यों? क्योंकि ए ओनली गलत हो गया, ए ओनली गलत हो गया। अब या तो ए और सी आंसर होगा या फिर ए और बी आंसर होगा, और इसमें हमारे पास ए और सी हमने चेक कर लिया भी, ए और सी सही है, तो ए और बी आपका क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि एक सवाल के 2 आंसर तो होंगे नहीं, ठीक है ना। हमने, क्योंकि ये ज्यादा आसान है चेक करना, ये थोड़ा टफ लग रहा था मुझे, इसलिए मैंने पहले सी को चेक किया, क्योंकि हम 11 से लेके 20 तक के क्यूब का सम निकाल रहे थे। तो उस कैसे निकालोगे? 1 से लेके 20 तक माइनस 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 10 तक तो हमने निकाला ही हुआ था, 1 से लेके 20 तक निकाल लिया, चेक कर लिया, ये तो ये बराबर आ रहा था। इसको अब चेक करने की जरूरत नहीं है, गलत है ये, ठीक है ना। आंसर बनेगा हमारा ए एंड सी।
तो इस तरीके से आप टाइम बचा सकते हो, ठीक है ना। ऑप्शन पर नजर जरूर डालनी है स्टेटमेंट वाले सवालों में, रेशियो वाले सवालों में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, पवन परचेज 2 tables, फर्स्ट फॉर ₹10,000, सेकंड फॉर ₹12,000. He sold both the tables. First at a profit of 10%, second at a loss of 20%. What is the overall profit or loss? देखो भाई, पहले ही खरीदी आपने 10,000 में, उसको बेचा 10% के प्रॉफिट पर। दूसरी आपने खरीदी 12,000 में, बेचा उसको 20% के लॉस पर। तो ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट तो होगा नहीं, लॉस होगा। 10,000 का 10% यानी 1,000 रुपए आपने प्रॉफिट कमाया था, क्योंकि परचेज यानी कि सीपी है और प्रॉफिट लॉस सीपी पर ही होता है। दूसरी जो खरीदी आपने 12,000, उस पर आपको 20% का लॉस है, यानी आपको 2,400 का लॉस है। तो आपने कमाए 1,000 और आपके चले गए 2,400, यानी कुल मिलाकर के लॉस जो है वो आपको 1,400 रुपए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज ट्रू रिगार्डिंग द फॉलोइंग लेवल्ड असर्शन एंड रीजन। ठीक है ना, असर्शन दिया है, उसका रीजन दिया है। द कॉस्ट ऑफ 5 पेन्स 6 इरेजर्स, 5 पेन्स 6 इरेजर्स 7 notebooks is equal to 340. ठीक है। द कॉस्ट ऑफ 6 पेन 4 erasers and 2 notebook is equal to 200. द कॉस्ट ऑफ 1 पेन 1 eraser and 1 notebook is equal to 55. देखो 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, निकाल लीजिए और ये क्रॉस चेक कर लो कि एक पेन, एक इरेजर और एक नोटबुक का कॉस्ट कितना है, 55 रुपए है। ठीक है ना। दूसरा कह रहा है, रीजन कह रहा है इसका, लेट एक्स वाई जेड डिनोट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन 1 इरेजर 1 नोटबुक। तो ये 1 पेन हो गया, पेन का एक्स है, इरेजर का वाई है, नोटबुक का जेड है। ठीक है ना। यहां पर कह रहा था कि 5 पेन तो 5x 6y 7z 340, एकदम सही है ये इक्वेशन। और दूसरा कह रहा था कि 6 पेन 6x 4 नोटबुक 4y और इसके बाद 4 इरेजर्स 4y 2 नोटबुक 2z इज इक्वल 200, ये भी सही है। यानी आप देखोगे तो रीजन इस बार सही है, एकदम रीजन ट्रू है। ठीक है ना। तो रीजन ट्रू है तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। ए एंड आर आर ट्रू, बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज ट्रू, है ना। एक ऑप्शन गलत हो गया। अब हमें बस ये चेक करना है क्या असर्शन सही है या नहीं। ठीक है ना। खाली पेज पर ले जाते हैं, 5 पेन 6 इरेजर्स और प्लस कितने 7 नोटबुक्स। ठीक है ना। इनका जो प्राइस है वो 340 है। इक्वेशन नंबर 1, 6 4 2 6 पेन 4 इरेजर्स 2 नोटबुक का कॉस्ट कितना है 200। इक्वेशन नंबर 2, और एक हमारे पास है एक पेन एक इरेजर और एक नोटबुक का कॉस्ट कितना आना चाहिए 55। इक्वेशन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल है ना। देखो जरा ध्यान से, अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 में कितने का मल्टीप्लाई कर दूं, 2 का मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा 2p प्लस 2e प्लस 2n इज इक्वल टू 110। और इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 में देखें तो 6p प्लस 4e प्लस 2n बराबर कितना 200। इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को घटा दीजिए तो ये माइनस का माइनस का माइनस का माइनस का ये कट जाएगा। 4e, ये 6p माइनस 2p कितना हो जाएगा 4p, ये हो जाएगा 2e, 200 में से 110 गया 90, यानी यहां पर आ गया 2p प्लस e बराबर 45। ये इक्वेशन नंबर 4 बोल देते हैं। ठीक है ना। अब एक काम करते हैं कि इक्वेशन नंबर 3 में हम करते हैं 5 का मल्टीप्लाई। ठीक है ना। और इस वाली इक्वेशन में से घटा देते हैं, ये हो जाएगा 5p प्लस 6e प्लस 7n इज इक्वल टू 340। ठीक है। और इक्वेशन 3 में 5 का मल्टीप्लाई किया होगा तो 5p 6e 7n इज इक्वल टू 275। सब ट्रैक कर दो भाई, तो ये कट जाएगा इस बार। ये 5p, सॉरी ये मैंने 2 बार क्यों लिख दिया, ये 5 होगा ना। इक्वेशन 3 में हमने 5 का मल्टीप्लाई किया तो 5p 5e 5n। ठीक है ना।
तो यहां पर बचेगा e, यहां पर बचेगा 2n, बराबर कितना बचेगा हमारे पास 65। इक्वेशन नंबर 5, ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 5। अब हमें क्रॉस चेक ये करना है कि p प्लस ई प्लस एन बराबर 65। हमने क्या किया है, यहां पर p में रिलेशन बना लिया ई एन में, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम इस पूरी इक्वेशन को या तो p में चेंज कर देते हैं या फिर e में या फिर n में, ठीक है ना। यहां से अगर हम देखें तो e बराबर लिख सकता हूं मैं 45 माइनस 2p, ठीक है ना। तो ये p हो गया और e की जगह लिख दिया मैंने 45 माइनस 2p। अब हम n की जगह पर भी p में लिख सकते हैं। e की ये वैल्यू आप यहां पर रख दो, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 45 माइनस 2p प्लस 2n इज इक्वल टू 65, ठीक है ना। तो 65 में से 45 गया, कितना बचा 20, यानी कि 2n माइनस 2p बराबर 20। तो यहां से n माइनस p बराबर कितना हो गया 10, यानी हम अगर चाहें तो n बराबर 10 प्लस p रख सकते हैं। तो n की जगह हमने क्या रख दिया 10 प्लस p रख दिया। अब ये चेक करो क्या ये 65 बन रहा है, देखो माइनस का 2p प्लस का 2p, 45 प्लस 10 55, और ये 65 नहीं है, ये 55 है, ठीक है ना, ये 55 है। जो क्रॉस चेक करना है वो ये तो करना है कि एक पेन, एक इरेजर और एक नोटबुक का कॉस्ट 55 रुपए है और ये आ रहा है 55, यानी असर्शन हमारा एकदम सही है, रीजन भी सही है, और इस बार रीजन एक्सप्लेन भी सही कर रहा है, ठीक है ना। तो आंसर जो बेस्ट पॉसिबल आंसर बनना चाहिए वो ऑप्शन नंबर ए बनना चाहिए कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यही तो हमने किया है भाई, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर 1 हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। द सम ऑफ मनी आर डिवाइडेड बिटवीन ए बी सी डी, द सम इज डिवाइडेड बिटवीन देम इन द रेशियो 4632 and the second sum is divided in the ratio 3476. The second sum is 2 times the first sum. Who will get the second largest overall share? ठीक है, तो जो फर्स्ट सम था वो हमने ए बी सी और डी में किस रेशियो में बांटा, 4:6:3:2 में। और जो सेकंड सम था, ठीक है ना, वो हमने ए बी सी डी में किस अनुपात में बांटा भाई, वो बांटा है हमने 3:4:7:6, ठीक है ना। अब जो फर्स्ट सम है, जो सेकंड सम है, सेकंड सम इज 2 टाइम्स द फर्स्ट सम। देखो अगर हमें कुछ वैल्यू वैल्यू तो देनी रखी है, केवल कंपैरिजन करना है। अगर मैं यहां पर देखूं कि टोटल फर्स्ट सम कितना है, तो 6 4 10 और 5 15, यानी फर्स्ट सम कितना हो गया 15 हो गया। तो सेकंड सम कितना होना चाहिए 30 होना चाहिए ना। ये कितना है 7 6 13, 13 और 4 17 और 2 17 और 3 20 है ना। सेकंड सम कितना है 20, लेकिन अगर ये 15 है तो ये 30 होना चाहिए। 30 बनाने के लिए इसमें 1.5 का मल्टीप्लाई कर दूं, 1.5 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 30 बन जाएगा। तो इन सब में भी 1.5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, इनमें भी आप 1.5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या हो गया 15 छक्का 90, यानी डी को मिल गया 9 रुपए, 15 सत्ते 105, सी को मिल गया 10.5, ठीक है, 15 चौको 60, बी को मिल गया 6 रुपए, और 15 × 45, ए को मिल गया 4.5 रुपए। हमसे कह रहा है हु विल गेट द सेकंड लार्जेस्ट। देखो कुल मिलाकर ओवरऑल देखोगे तो ए को यहां पर 4 रुपए मिल रहे हैं, यहां पर 4.5 रुपए, तो ए को मिल रहे हैं 8.5 रुपए ओवरऑल। बी को यहां पर 6 रुपए मिले, यहां पर मिले, यहां पर भी 6 रुपए मिले, बी को मिले 12 रुपए, ठीक है ना। सी को मिले यहां पर देखो 3 रुपए, यहां पर 10.5 यानी कि 13.5। डी को यहां पर मिले 2 रुपए, यहां पर मिले 9 रुपए यानी 11 रुपए। सबसे ज्यादा किसको मिले, सी को। लेकिन ध्यान देना उसने लार्जेस्ट नहीं पूछा, सेकंड लार्जेस्ट। तो 13.5 के बाद कौन है, बी को मिले हैं 12 रुपए, तो सेकंड लार्जेस्ट जो है वो बी हो गया हमारा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1 इस सवाल का उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 11 सिंपल सा कैलकुलेशन है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, 58.32 अपॉन दिस। तो देखो यहां पर अगर हम डेसिमल हटाएं तो यहां पर भी डेसिमल हट जाएगा और ये 9 से कट भी जाएगा। 9 छक्के 54, 4 बचा 43, 9 चौको 36 और 9 8 72। यहां पर डेसिमल हटाऊंगा तो यहां पर 100 आ जाएगा, ठीक है ना।
और ये 9 से कट जाएगा, 9 3 27, 9 7 63 और 9 दूनी 18, ये 3 से कट जाएगा 24 बार, 24 इंटू 100, आंसर कितना आ जाएगा हमारा 2400 आ जाएगा। एकदम आसान सवाल, जो भी पिछले सवाल में टाइम लगा था उसका सारा हमने एवरेज यहां पर कर लिया। क्वेश्चन नंबर 12, टाइम स्पीड डिस्टेंस का सवाल। अ पर्सन लीव्स सिटी J at 7 AM and reaches city K at 5 PM. Another person leaves from city K at 4 PM and reaches city J at 10 PM. At what time approximately they both will meet? तो दो शहर है हमारे पास, एक तो J है और एक K है। एक व्यक्ति है जो J से चलता है K की तरफ सुबह 7 बजे और पहुंचता कितने बजे भाई, 5 बजे। तो 7 बजे सुबह से लेके शाम को 5 बजे तक, यानी कि 7 5 12, 12 और 5 5, यानी कि 10 घंटे में पहुंचा ये। और एक दूसरा व्यक्ति, अनदर पर्सन लीव्स फ्रॉम सिटी K एट 4 PM, K से चला है वो 4 बजे, एंड रीचेस सिटी J एट 10 PM, यानी इसको लगे होंगे 6 घंटे पहुंचने में। देखो आप चाहे J से K जाओ चाहे K से J आओ, डिस्टेंस तो बराबर ही है। तो हम एक काम करते हैं कि 10 और यानी कि जो पहला व्यक्ति है उसने J से लेके K तक की दूरी को 10 घंटे में ट्रेवल किया, और वही दूरी को K से लेके J तक दूसरे व्यक्ति ने 6 घंटे में किया, दूरी बराबर है। तो एक काम करते हैं, XYZ मानने से अच्छा है ऐसा नंबर मान लेते हैं जो 10 और 6 दोनों से कट जाए, यानी 10 और 6 का LCM हमने मान लिया कि जो डिस्टेंस है J और K का वो 30 किलोमीटर है। अब ये 30 किलोमीटर पहले व्यक्ति ने 10 घंटे में ट्रेवल किया, स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि 3 किलोमीटर पर आवर। और यही दूसरे व्यक्ति ने ट्रेवल किया है कितने घंटे में, 6 घंटे में, तो स्पीड इसकी कितनी होगी, 5 किलोमीटर पर आवर। दोनों को एक दूसरे से हमें मिलाना है, तो कितनी देर में मिलेंगे भाई, देखो ये सुबह 7 बजे चला है और ये शाम को 4 बजे, तो जब तक 4 बजे होंगे तब तक ये अकेले चल रहा है कितने घंटे भाई, 9 घंटे। 7 बजे से 4 बजे तक 9 घंटे, 1 घंटे में 3, तो 9 घंटे में कितना, 27 किलोमीटर पहले व्यक्ति ने अकेले ट्रेवल किया है ना। अब इनके बीच की डिस्टेंस कितनी बची है, 3 किलोमीटर। अब 4 बज गए, K ने भी चलना शुरू कर दिया, अब दोनों एक दूसरे को कितनी देर में मिल जाएंगे, 3/2 ऑब्जेक्ट अपोजिट चल रहे हैं, दोनों की स्पीड का सम। ये तो पूरा पूरा 1 घंटा भी नहीं है, सीधा मिनट में चेंज कर देते हैं। तो 4 से 2 बार गया, 4 से 15 बार, 15 तिया 45, 45/2 यानी कि 22.5। तो 22.5 किसके बाद, 4 बजे के बाद। 4 बजे तक तो हमने मिला दिया, 4 बजे के बाद 22.5 और लग रहे हैं, नहीं यानी कि अप्रोक्सीमेटली 4:23 पर दोनों एक दूसरे को मिल रहे हैं। ठीक है ना, अच्छा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द एवरेज ऑफ 11 consecutive odd number is 37. What is the difference between the largest number and the smallest number? तो जब भी डेटा एपी में होता है तो जो एवरेज होता है तो बीच वाली संख्या हो जाती है। अब 11 consecutive odd नंबर्स हैं, ऑड हो, इवन हो, नेचुरल नंबर हो, किसी पर्टिकुलर नंबर का मल्टीपल हो, ये सब में डेटा एपी में होता है। तो अगर 11 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है, एवरेज 37 है, यानी बीच का नंबर हमारा 37। इसके पहले 5 संख्या होंगी, 1 2 3 4 5, इसके बाद 1 2 3 4 5, इसके पहले क्या होगा, 35, इसके पहले 33, इसके पहले 31 29 और 27, इसके बाद क्या होगा, 39 41 43 45 और 47। तो स्मॉलेस्ट 27, लार्जेस्ट 47, डिफरेंस कितने का, 20 का। आंसर क्या आ गया हमारा, ऑप्शन नंबर 3 आ गया। ठीक है ना। दूसरा हम डायरेक्ट इसको ऐसे कर सकते हैं भाई कि 11 संख्याओं का एवरेज कितना है, 37 है ना। संख्याएं 11 हैं तो गैप कितने का होगा, 10 का होगा, गैप 10 का होगा। तो अगर हम एक बार 10 घटा देते हैं तो सबसे छोटा नंबर मिल जाता है, और यही गैप अगर एक बार जोड़ देंगे तो सबसे बड़ा नंबर मिल जाएगा। तो डिफरेंस कितने का आ जाएगा हमारा, 20 का। सवाल खत्म। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, when 85% of a number is added to 18,
then the result is that number only. What is the value of the number? Method number 1, मान लेते हैं वो नंबर x है, इस नंबर के 85% में आप 18 जोड़ दीजिए तो आपको वही नंबर मिल जाएगा, यानी x मिल जाएगा। अब x का 85% यानी 17/20, ठीक है ना, प्लस 18 इज इक्वल टू x। तो x में से 17/20 जाएगा, 3/20 x बचेगा, बराबर 18, 3 छंग 18, 20 छक्के 120, यानी वो नंबर कितना हमारे पास 120। दूसरा तरीका क्या है भाई, डायरेक्ट इसको कैसे सोचें सर? देखो भाई, आपने उस संख्या के 85% में क्या जोड़ दिया, 18 जोड़ दिया, तो आपको वो नंबर ही मिल गया। कोई भी नंबर क्या होता है, 100% होता है, तो 85% तो वो था ही, 100 बनाने के लिए 15% और ऐड करना है, और 15% किसके बराबर होना चाहिए, 18 के बराबर होना चाहिए भाई, क्योंकि आपने 18 ऐड कर दिया तो वो नंबर खुद के बराबर हो गया। तो 15% 18 के बराबर है, नंबर 100% होगा, ये आंसर है हमारा, 18/15 इंटू 100। तो 5 से काट, 3 से काटो, 3 5 15, 3 छंग 18, 5 दूनी 10, 20 छक्के 120, यानी वो नंबर कितना है, 120। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 देख लो। 15 में फिर से कुछ कुछ बोल रहा है, असर्शन एंड रीजन वाला। कह रहा है कि अ क्वेश्चन इज गिवन फॉलोड बाय 3 स्टेटमेंट्स लेबल्ड 1 2 एंड 3, आइडेंटिफाई विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डेली वेजेस ऑफ वन वर्कर ऑफ टाइप ए। टाइप ए के एक वर्कर की डेली वेजेस क्या है, ठीक है ना। पहला स्टेटमेंट, इन अ फैक्ट्री द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ वर्कर्स ऑफ टाइप ए बी सी इज 9:4:1 and the ratio of daily wages of one worker of type A B C is 8:5:3. Total daily wages of all worker of type A B C is 57,000। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या रहता है, नंबर ऑफ वर्कर्स ऑफ टाइप बी इज 20, द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑफ टाइप सी इज 5। तो देखो हमें क्या दिया है, पहला स्टेटमेंट हमें दिया है ए बी सी 3 टाइप के वर्कर हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स का रेशियो हमारे पास 9:4:1 है, और इनकी डेली वेजेस है ना, डेली वेजेस ऑफ वन वर्कर ऑफ टाइप एबीसी इज 853। कहने का मतलब है कि अगर हम देखें तो टाइप ए के हर एक वर्कर को 8 रुपए मिलते हैं, और ऐसे कितने वर्कर हैं, 9 वर्कर हैं, यानी हम टोटल डेली वेजेस निकाल सकते हैं यहां से, कैसे, मल्टीप्लाई करके, कि भाई एक आदमी को 8 रुपए देते हो तो 9 आदमी को आप कितने दिए, 72 रुपए दिए। इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें डेली वेजेस मिल जाएगी टोटल, 5 चौको 20 और 3 एकम 3, यानी टोटल जो हमारे पास बन रही है डेली वेजेस वो 20 और 3 23 है ना, 75 और 20 95 ना, 95 की वैल्यू कितनी हमारे पास है, 95, हाँ 95 की वैल्यू हमारे पास 57,000 है। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 57,000 बटे में 95, 19 पंचे 95, 19 57, 5 छक्का 30, यानी कि 600। एक की वैल्यू 600 आ रही है, तो 72 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 72 इंटू 600 है ना। 20 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 इंटू 600, और 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 इंटू 600। यानी यहां से ये मिल जाएगा कि टाइप ए के वर्कर्स को हम टोटल कितनी वेजेस देते हैं, और अगर हमें पता चल जाए कि कितने टाइप ए के वर्कर्स हैं, तो हम टाइप ए के हर एक वर्कर का निकाल सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू इनका डेली वेजेस बराबर टोटल वेजेस हैं। तो अगर हमें इनका डेली वेजेस निकालना है तो क्या करोगे आप, टोटल वेजेस को नंबर ऑफ वर्कर से डिवाइड कर दोगे, तो हमारे पास ए का टोटल वेजेस आ गया। बस हमें पता करना है कि कितने वर्कर्स हैं ए के, वो स्टेटमेंट नंबर ए में कहीं भी नहीं मिल रहा है। अगर हम स्टेटमेंट नंबर 2 का यूज करते हैं कि नंबर ऑफ वर्कर्स ऑफ टाइप बी इज 20, तो 4 की वैल्यू 20 है,
तो यहां से मुझे टाइप ए के नंबर ऑफ वर्कर्स मिल जाएंगे, यानी हम स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 से आंसर कर सकते हैं। और टाइप स्टेटमेंट नंबर 3 अगर देखोगे तो नंबर ऑफ वर्कर्स ऑफ टाइप सी इज 5, है ना, टाइप सी इज 5। तो टाइप सी के कितने वर्कर्स हैं, 5 वर्कर्स हैं, तो यहां से भी हमें नंबर ऑफ वर्कर्स ऑफ ईच टाइप मिल जाएंगे। यानी हम पहले दूसरे से भी आंसर दे सकते हैं या फिर हम पहले तीसरे से भी आंसर दे सकते हैं। तो इस सवाल का उत्तर बनेगा हमारा आइदर 1 और 2 और 1 और 3। ठीक है ना, ये हमारा आंसर है। अच्छा, अगर हमने केवल पहला स्टेटमेंट सॉल्व किया था तो केवल पहले के आधार पे हम ये नहीं बता पा रहे थे कि टाइप ए के हर एक वर्कर का डेली वेजेस क्या है, यानी कि 1 ओनली गलत हो जाता है। ठीक है ना, इसके बाद हम 1 और 2 ओनली से आंसर दे सकते थे क्या, और तीनों से आंसर दे सकते हैं क्या, ये चेक करना पड़ता मुझे। ठीक है ना, तो मैंने देखा कि आइदर आप 1 2 से आंसर कर लो या फिर 1 3 से आंसर कर लो, 1 तो आएगा ही आएगा। ठीक है ना, तो इस सवाल का उत्तर हमारे पास 1 एंड 2 और 1 एंड 3। अच्छा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 16, अ क्वेश्चन इज गिवन। तो इस बार टाइम एंड वर्क का सवाल वैसे ना पूछ करके स्टेटमेंट में पूछ लिया। ठीक है ना, वर्क एंड वेजेस वाला। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16, अ क्वेश्चन इज गिवन फॉलोड बाय 3 स्टेटमेंट्स लेबल्ड 1 2 एंड 3, आइडेंटिफाई which of the statements is are sufficient to answer the question. How much time will the boat take to go 25 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम? बोट को 25 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा? समय बराबर दूरी बटे चाल, हमें बस डाउनस्ट्रीम स्पीड अगर मिल जाएगी तो हम लोग टाइम बता देंगे। पहला स्टेटमेंट, द टाइम टेकन बाय द बोट टू गो अ सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम इज 7/10 ऑफ द टाइम टेकन बाय इट टू गो द सेम डिस्टेंस इन स्टिल वाटर। यानी यहां हमें टाइम का रेशियो मिल जाएगा कि डाउनस्ट्रीम और स्टिल वाटर, डाउनस्ट्रीम जाने में 7 घंटे लगते हैं तो स्टिल वाटर में 10 घंटे लगे होंगे। तो यहां से हमें इनके स्पीड का रेशियो मिल जाएगा कितना, 10:7। अब जो डाउनस्ट्रीम, जो स्टिल वाटर में जो बोट की स्पीड होती है वो x होती है, और डाउनस्ट्रीम में क्या होती है, x + y, यानी करंट की स्पीड भी ऐड हो जाती है इसमें। तो अगर x हमारे पास 7 है और ये x + y हमारे पास अगर 10 है, ठीक है ना, तो x अगर 7 है तो y कितना आएगा, 3 आएगा। यानी हमें x और y की यानी कि हमें स्टिल वाटर और करंट के स्पीड का रेशियो मिल गया 7:3। ठीक है, लेकिन इससे हम ये नहीं बता सकते हैं कि 25 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा, क्योंकि ये रेशियो है। तो पहला स्टेटमेंट अकेला आंसर नहीं कर पाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा कह रहा है द बोट टेक्स 6 आवर्स टू गो 49 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड 14 किलोमीटर अपस्ट्रीम। तो 49 किलोमीटर अगर हम पहले और दूसरे स्टेटमेंट का यूज करें तो डाउनस्ट्रीम जाने में 49 किलोमीटर में कितना समय लगेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, चाल का रेशियो 7:3 है। यानी कि x + y 7x, और अगर हम इसको 7x मानते हैं या 7a 3a मानते हैं तो यहां पर हमारे पास जो डाउनस्ट्रीम स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, 10a हो जाएगी। ठीक है ना, 10a हो जाएगी। और 14 किलोमीटर अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में क्या होता है, x - y, तो 7a - 4 3a यानी कि 4a। तो 49 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, 14 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में कुल मिलाकर के 6 घंटे लगे। यहां से हमें a मिल जाएगा, और अगर a मिल गया तो हमें x और y मिल जाएगा, और अगर x और y मिल गया तो डाउनस्ट्रीम स्पीड मिल जाएगी। तो हम यहां से टाइम निकाल सकते हैं, यानी पहले और दूसरे स्टेटमेंट का यूज करके आंसर निकाला जा सकता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा, पहले और दूसरे का यूज करके आंसर निकाल सकते हो। ठीक है ना, दूसरा और तीसरा भी गलत हो जाएगा क्योंकि पहला और दूसरा भी सही है। तो एक ही ऑप्शन बचता है आपका 1 2 और 2 3। ठीक है ना, आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। देखो 2 और 3 भी आंसर कर सकते हो, 2 और 3 से, क्योंकि यहां पर भी स्टिल वाटर की स्पीड और करंट की स्पीड का अनुपात 7:3 दे रखा था, जो कि हमने पहले स्टेटमेंट से निकाला था। ठीक है ना, तो आगे आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, हमने ऑप्शन के हिसाब से आंसर लगा दिया, ऑप्शन नंबर 4। तो ये टाइम बचाने की टैक्टिक्स हैं, इनका आप यूज कर सकते हैं अपने पेपर के अंदर। ठीक है ना, ये नहीं कि पूरा सॉल्व करेंगे।
Question number 17. The average weight of some children in a group is 45. When 10 children of average 40 kg leave the group, or 15 children of average weight 50 kg join the group, the average weight of children in both the cases is the same. The number of children initially in the group lies between. बढ़िया सवाल है। तो 45 बच्चे थे, तब मान लेते हैं कि भाई बच्चे सॉरी जब एवरेज 45 था, मान लेते हैं बच्चे x थे, तो टोटल वेट हो गया 45x। दो तरीके से इसको कर सकते हैं, एक तो बेसिक हो जाएगा। अब क्या हुआ, इसमें से 10 बच्चे चले गए जिनका वेट कितना था, 40 था एवरेज, तो टोटल कितना कम हो गया, 400। अब जो एवरेज बना है वो कितना बना होगा, x माइनस 10। तो ये जो एवरेज है, कह रहे ये सेम है जब 50 बच्चे आ जाते हैं। तो 50 बच्चे आए, सॉरी 15 बच्चे आए जिनका एवरेज 50 है, यानी 750 लेकर के आए, और x प्लस 15। तो ये वाला एवरेज और ये वाला एवरेज दोनों क्या है, बराबर है, दोनों इक्वल है। ठीक है ना। इसको सॉल्व करके अपन लोग निकाल सकते हैं x की वैल्यू। ठीक है, हम पूरी इक्वेशन को 15 से भाग कर देते हैं। 15 × 45, नहीं 15 से नहीं कटेगा ना, 5 से काटना पड़ेगा। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको ताकि मल्टीप्लाई करने में आसान हो। तो 5 नम 45, 5 अट्ठे 40, 5 नम 45 और 15 पना 75। ठीक है ना, और नहीं कटेगा। ठीक है, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 9x² प्लस 15 नम 135x माइनस 80x और माइनस का 15 अट्ठे 120 यानी कि 1200 इज इक्वल टू 9x², ठीक है, प्लस का 150x माइनस का 90x और माइनस का 1500। ठीक है, 9x² से 9x² कट गया, अच्छी बात है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी पड़ रही है। 135 में से 80 का कितना बचा, 13 में से 8 गया, कितना बचा है, ये 5, 13 में से 8 गया, कितना बचेगा, या इधर भी देखोगे तो ये कितना बचेगा हमारे पास, 90। ठीक है ना, 90 150 90 कितना 60, ये 60 हो गया। 60 किसका आएगा, प्लस का, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 140 हो जाएगा, माइनस 140 प्लस का 135 माइनस का 5। ठीक है ना, और ये माइनस का 1200 उधर जाएगा तो माइनस का 300 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे हमारे पास, 60 थे। उसने पूछा है द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इनिशियली इन द ग्रुप लाइज बिटवीन। तो 60 किसके बीच में आएगा, 55 और 65 के बीच में। ऑप्शन नंबर 1 इस सवाल का आंसर है। तो ये भी ज्यादा लेंदी नहीं है। आप दूसरा मेथड क्या कर सकते हो, मेथड नंबर 2, कि 45 बच्चे थे, सॉरी एवरेज 45 था, 10 बच्चे चले गए जिनका एवरेज 40 था, यानी कि ये 5-5 छोड़ के गए क्योंकि एवरेज से कम के गए हैं। 5-5 छोड़ के गए यानी कि 10 पंचे 50 छोड़ के गए हैं, अपॉन एवरेज बढ़ जाएगा 50 अपॉन ये कितना हो गया हमारे पास, x माइनस 10। x बच्चे थे और 10 बच्चे चले गए तो x माइनस 10। दूसरा, एवरेज 45 प्लस 15 बच्चे अगर आ जाते जिनका एवरेज 50 होता तो 45 और 50 5 ज्यादा होता, 15 अपना 75, ये 75 ज्यादा लेकर के आते, अपॉन x प्लस 15। ये एवरेज और ये एवरेज दोनों बराबर हैं, 45 से 45 कट जाता, 25 दूनी 50, 25 ती 75, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2x प्लस 30 बराबर 3x माइनस 30 है ना। x बराबर कितना आता, सीधा 60। तो ये कम कैलकुलेशन में आंसर आप लगा सकते थे, ऑप्शन नंबर 1। तो दोनों तरीके सही है, ये भी ठीक है, ये वाला भी ठीक है। इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, इफ x² प्लस 1 अपॉन x² 14 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x³ प्लस 1 अपॉन x³। देखो x³ प्लस 1 अपॉन x³ हम तभी निकाल सकते हैं जब हमारे पास x प्लस 1 अपॉन x हो। अगर x प्लस 1 अपॉन x हमारे पास k होता है तो x³ प्लस 1 अपॉन x³ हमारे पास k³ माइनस 3k होता है। ठीक है ना, तो x² प्लस 1 अपॉन x² हमारे पास कितना है, 14 है। यहां से हमें x प्लस 1 अपॉन x निकालना है।
हम चाहें तो फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज x प्लस 1/x क्या होता है, रूट के अंदर इसमें 14 में 2 जोड़ करके आप वर्गमूल ले लो, तो x प्लस 1/x हमारे पास कितना आ गया, 4 आ गया। कैसे हमने जोड़ा होगा, देखो ये फॉर्मूला हमारा है ना, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, ठीक है ना। तो यहां से अगर मुझे x प्लस 1/x निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, इसकी वैल्यू कितनी थी 14, 14 और 2 16, 16 किसका वर्गमूल होता है 4 का। तो अब हमारे पास x प्लस 1/x k है, यानी k की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। तो हम ये आया कहां से है, दोनों तरफ क्यूब कर दो तो आ जाएगा, ठीक है ना। एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू 4, 64 माइनस 12 यानी कि। तो फटाफट इस सवाल का आंसर लगना चाहिए था, बहुत ही छोटा सवाल है अलजेब्रा का। क्वेश्चन नंबर 19, इनकम ऑफ पवन इज 5% मोर देन द इनकम ऑफ पंकज, इनकम ऑफ पंकज इज 15% मोर देन द इनकम ऑफ मनप्रीत, द इनकम ऑफ मनप्रीत इज हाउ मच परसेंटेज लेस देन द इनकम ऑफ पवन, ठीक है। तो पवन, इसके बाद पंकज और मंजीत, 3 लोग हैं। मंजीत की इनकम अगर 100 मान लेते हैं तो पंकज, इनकम ऑफ पंकज इज 15% मोर देन द इनकम ऑफ मंजीत, तो पंकज की इनकम हो जाएगी 115। इनकम ऑफ पवन इज 5% मोर, 5% मोर यानी कि 115 का 10% कितना होता है भाई, 5% निकाल लो आप, 5% कितना हो गया 5/100, ये 20 बार चला गया, ठीक है ना। 2 से काट दो 10 बार, 2 पंचे 10 है ना, 2 सत्ते 14 यानी 5.75, यानी 115 और 5 120, 120.75 हो गई पवन की इनकम। अब कह रहे द इनकम ऑफ मंजीत इज हाउ मच परसेंटेज लेस देन द इनकम ऑफ पवन, तो पवन के इनकम के रिस्पेक्ट पूछा है तो पवन की इनकम नीचे लिखेंगे, और मंजीत की इनकम कितनी कम है पवन की इनकम से, पवन की इनकम 120.75, इसकी 100, तो कितनी कम है 20.75। परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, डेसिमल से डेसिमल हटा दो, 25 से काट दो सीधा, 25 अट्ठे 200, 25 थी 75, 25 चौको 100 है ना, 25 चौको 100, 207, 25 अट्ठे 200, 25 थी 75, ठीक है ना, 483। ठीक, अब जो 483 है उसका अगर मैं 10% निकालूं तो कितना होगा 48.3 होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 गलत, ऑप्शन नंबर 3 गलत, ऑप्शन नंबर 4 गलत, ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का उत्तर होगा। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 483 का 10% ही 48.3 है, जबकि हमें तो इसका 83 निकालना था, 83 चाहिए, तो 83 तो 10% से ज्यादा होगा, एक ही ऑप्शन था हमारा 10% ज्यादा, पूरा सॉल्व वॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, हमने जो काटा पीटा है वो भी जरूरत नहीं थी ना। लास्ट क्वेश्चन नंबर 20, ए कैन कंप्लीट अ सर्टेन वर्क इन 30 डेज, ए किसी काम को 30 दिन में पूरा कर लेता है। बी इज 20% मोर एफिशिएंट देन ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो मिल गया 20%, 1/5, बी ए से 20% ज्यादा एफिशिएंट है, यानी ए की एफिशिएंसी 5, बी की 6। सी कैन कंप्लीट 2/5 पार्ट ऑफ द सेम वर्क इन 8 डेज, सी 2/5 काम, सेम काम का 2/5 8 दिन में कर लेता है, तो अगर वो पूरा काम करेगा 8 इंटू 5/2 दिन में करेगा, यानी कि वो पूरा काम कर लेगा 20 दिन में। सी कर लेता है पूरा काम 20 दिन में, यहां से क्या होगा, यहां से हमें एलसीएम मिल जाएगा 60, एफिशिएंसी आ गई ए और सी की। ए एंड बी टुगेदर कंप्लीटेड 11/15 पार्ट ऑफ द वर्क, तो ए और बी ने 11/15 पार्ट ऑफ टोटल वर्क कंप्लीट कर लिया, यानी 44 काम ए और बी ने किया है, ठीक है ना। अच्छा, अब यहां पर ए की एफिशिएंसी 3 है और यहां पर ए की एफिशिएंसी 5 है, 5 को 3 बनाते हैं 3/5 से मल्टीप्लाई करके, तो यहां पर भी 3/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहां पर ए की एफिशिएंसी 3 हो गई,
और बी की होगी 6×18/5 यानी कि कितना 30 दूनी 60 है ना, उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी 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 सॉरी, 30 दूनी 60, 20 30 60, ठीक है ना। यहां पर हमारे पास क्या है, 30 दूनी 60, 20 30 60, तो ए की एफिशिएंसी यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, दोनों जगह ए की एफिशिएंसी को बराबर करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई करते हैं 5 का डिवाइड, यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई 5 का डिवाइड, तो ए की एफिशिएंसी 2 हो गई, 6 दूनी 12/5 कितना हो गया हमारे पास 2.4। तो ए एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, बी 2.4, दोनों मिलकर कितना करते होंगे 4.4, यानी कि ये 44 काम करने में इन दोनों को लग गए 10 दिन। ठीक है, अब बचा काम किसने किया, ए और सी ने, तो 60 टोटल काम था, 44 हो गया, बचा कितना 16 काम ए और सी ने किया। ए और सी एक दिन में कितना काम करते हैं 5, तो 5 थी 15, 3 सही 1/5 दिन और लगे होंगे, तो 3 सही 1/5 और 10 यानी कि 13 सही 1/5 दिन इस सवाल का हमारा आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 सवाल का हमारा उत्तर बन जाएगा। तो ये थे आपके 18 जनवरी शिफ्ट 3 2024 IBACIU पेपर के 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है ना, इनमें 18 जनवरी के जब हम पेपर देखते हैं तो थोड़े से कैलकुलेटिव कम है, असर्शन रीजन स्टेटमेंट वाले सवाल भी उतने कैलकुलेटिव नहीं है जितने 17 जनवरी वाले थे। ठीक है ना, तो इस पेपर में आप टारगेट 17 क्वेश्चंस का कर सकते थे, और अगर थोड़ा और पुश करते अपने आप को तो 18 क्वेश्चन भी आराम से हो जाते। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और अगर सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिए, ठीक है, और अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर कीजिए। IBACIU का क्रैश कोर्स आ चुका है, आप टीम निष्ठा एप्लीकेशन पर जाकर के उसको परचेज कर सकते हो। ठीक है ना, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।